Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today it's my third lecture in respect of the Contract Act, which I start from of the section 138. So 138 clearly mention over here that the release of one co-surety does not discharge others. इसकी अगर हम करें उर्दू ट्रांसलेशन तो वो बहुत ही एक सैम्पल सी ट्रांसलेशन है इसकी कि इसके बरकस खारिज होने वाली ज़मानत एक मुश्तरका ज़मानत की रहाई दूसरे को खारिज नहीं करती है। जहाँ शरीके ज़मानत हैं कर्ज़ दहंदगान की रहाई या उनमें से किसी दूसरे को खारिज नहीं करती, ना ही ये इसकी ज़मानत से इसकी ज़िम्मेदारी से जारी दूसरी ज़मानतों तक आज़ाद होता है। ये होगी इसकी जनाब आला उर्दू ट्रांसलेशन। वेयर देर आर को श्योरिटीज़ ए रिलीज बाय द क्रेडिटर और वन ऑफ देम डज नॉट डिस्चार्ज द अदर्स इधर डज इट फ्री द श्योरिटी टू रिलीज फ्राम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर श्योरिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो ज़मानती हैं, दो श्योरिटी होल्डर्स हैं किसी एक मसले में, तो उसमें अगर एक डिस्चार्ज होने की कोशिश करता है तो वो अपनी लायबिलिटी से नहीं भाग सकता जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो जाए, ये वो मुआहदा पूरा ना हो जाए, वो मसला हल ना हो जाए जिसके लिए कि उसकी जो है ज़मानतें उन दोनों की ली गई थी। सेक्शन 139 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय Creditors Act or omission impairing sureties eventual remedy. If the creditor does any act which is inconsistent with the right of the surety or omit to do any act which is duty to the surety requires him to do, and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged. अब सेक्शन 139 की जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो ये कहती है कि कर्ज़ दहंदगान के अमल से ज़ाया होना या ज़ाया होने से ज़ामन की हतमी तदाबीर ख़राब हो जाती है अगर कर्ज़ दहंदा कोई ऐसा काम करता है जो ज़मानत के हुकूक से मुताबिकत नहीं रखता है या ऐसा करने से बाज रहता है, तो कोई भी ऐसा काम जिसकी ज़मानत किसी ज़िम्मेदारी से होती है और वो असल मकरूज़ के ख़िलाफ़ ख़ुद ज़मानत का आखिरी तरीक़ा इसके साथ ज़ईफ़ है और ज़मानत ज़ाया हो जाती है, जो भी ज़ामन पड़ेगा वो इस हद तक ही पड़ेगा जिस हद तक के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। अब अगर वो जो प्रिंसिपल अमाउंट होल्डर है वो कोई ऐसा काम करे कि जो पहले से तयशुदा प्रोग्राम से अबव हो या उससे लेस करने की कोशिश करे, तो इससे जो श्योरिटी की लायबिलिटीज़ हैं वो उनसे डिस्चार्ज हो जाएगा। वो कहेगा जी हाण वनी पाण में जाने, ठीक है ना सही। तो चीज़ ये होती है कि श्योरिटी जो होता है वो उस हद तक ही होता है जिस हद तक के उसकी ज़मानत जो है वो ली जाती है या वो अपनी ज़मानत देता है, वो उस हद तक ही वो उसका ज़िम्मेदार होता है। इसके बाद जनाब आली आ जाता है सेक्शन 140। 140 कहता है कि राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस वेयर ए गारंटीड डेबिट हैज़ बिकम ड्यू or default of the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place, the surety upon payment or performance of all that he is liable for is invested with all the rights with the creditor had against the principal debtors। अब जनाब वाले जो 140 की अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनती है कि अदायगी या कारकर्दगी पर ज़ामन के हुकूक, ज़ामन के भी हुकूक होते हैं। ये नहीं कि वो ज़ामन बन गया है तो उसे भी जहाँ चाहें आप मुर्गा बना दें, ऐसा नहीं होता। ज़ामन के भी कुछ हुकूक होते हैं।
कहता है कि जहाँ गारंटी वाला कर्ज अदा हो चुका है या गारंटी ड्यूटी सरंजाम देने के लिए असल मकरूज़ का डिफ़ॉल्ट हो चुका है, वो अदायगी या इसके तमाम ज़िम्मेदारान की कारकर्दगी पर इसकी ज़मानत दी जाती है। कर्ज दहिंदगान के साथ तमाम हुकूक मकरूज़ के प्रेजेंट मकरूज़ के ख़िलाफ़ थे। अब इसका जो है वो कुछ इस तरह से है कि अब उसके जो हुकूक हैं एक श्योरिटी के, वो यही हैं कि जब एज़ पर एग्रीमेंट ऑल एंड एवरीथिंग हैज़ बिन डन, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बिन completed, principal amount has been paid by the party to whom his contract was done, the surety has been discharged from of his liabilities. श्योरिटी मीन्स कि ज़ामन वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। जब मसला ही हल हो गया, जब वो बात ही सॉल्व हो गई जिसके लिए वो श्योरिटी था, तो वो जो है जनाब अली वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी उसकी श्योरिटी, और वो बाकी उनके अवामिल का ज़िम्मेदार नहीं रहेगा। जनाब अली इसके बाद आता है सेक्शन 141, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर श्योरिटी। अब 141 A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such security or not, and if the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of the security. अब जो इसका उर्दू ट्रांसलेशन बनती है उस तरह से बनती है कि कर्ज दहिंदगान की सिक्योरिटीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए ज़मानत का हक़, इस ज़मानत में हर इस सिक्योरिटी के फ़ायदे का हकदार है जो कर्ज दहिंदगान के साथ इस वक्त जब ज़मानत का मुआहदा दाखिल होता है तो इसका असल मकरूज़ के ख़िलाफ़ होता है, चाहे ज़मानत इस तरह की सलामती के वजूद के बारे में जानती हो या ना। और अगर कर्ज दहिंदगान खो जाता है या ज़मानत की रजामंदी के बग़ैर इस तरह की सिक्योरिटी वाले हिस्से ज़मानत की हिफाजत की कीमत की हद तक खारिज कर दी जाती है। अब वो जितने हिस्से का ज़ामन था वो तो उसका ज़ामन रहेगा, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि एक जिसका वो ज़मानत पड़ा है वो उससे बढ़ करके कुछ करता है या ख़ुद को कहीं कंसील कर लेता है या ऐसी कुछ चीज़ें करता है, तो जनाब जो सिक्योरिटी जो श्योरिटी पड़ा है वही भर के दे दे, तो इस तरह से भी नहीं होता। अब इसके इलस्ट्रेशन में अगर जाते हैं तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। सी एडवांसेस टू बी हिज टेनेंट 2000 rupees on the guarantee of A. C has also a further security for 2000 rupees by a mortgage of B's furniture. C conceals the mortgage. B becomes insolvent and C sues A on his guarantee. A is discharged from liabilities to the amount of the value of the furniture. अब एक ने जो है ये कुछ आप इस तरह से समझें कि मैंने बतौर श्योरिटी बीच में ज़ामन पढ़ के आपको एक घर रेंट पे लेके दे दिया। अब वो घर आपके पास पहले ही रेंट से है, आपने आगे उस रेंट शुदा घर को मॉर्गेज रख के फर्नीचर ले लिया और उसमें किसी और बंदे को ज़ामन भी डाल दिया बीच में। तो वो जो बंदा ज़ामन डाला वो पैसे भर के देने का उस फर्नीचर के पैसे अगर वो नहीं दे सकता है तो उसने देने, वो घर तो पहले रेंट का, उसका तो मैं ज़ामन हूँ। तो मैंने जब वो घर वापस करवाना है जिसका वो घर है तो मैंने उसको करके देना है, क्लियर करके देना है। लेकिन वो जो उसने उस घर को बग़ैर मुझे बताए मॉर्गेज रख करके फर्नीचर ले लिया है, उसका तो वही ज़ामन पड़ेगा जो उसका ज़ामन पड़ा था, वही उसे क्लियर करेगा, उसका मैं ज़ामन फर्नीचर का नहीं रहूँगा मतलब। तो ये कुछ इस तरह सा का सेक्शन है 141, इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसकी इलस्ट्रेशन बी एंड सी आप थोड़ी देख लीजिएगा।
मैं थोड़ा जल्दी में इस चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ कि टाइम थोड़ा बचा है आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप सिर्फ जो है सेक्शंस को समझते जाएं कि हैं क्या ये। जनाब आली, इसके बाद सेक्शन आ जाता है 142, ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्ड एनी गारंटी which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid। अब सेक्शन 142 की अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं कि भी इसको कैसे जो है वो ट्रांसलेट किया गया है, इसकी क्या माना है, तो इससे इसकी माना ये निकलती है कि गलत बयानी से हासिल शुदा गारंटी गलत है। कोई भी ज़मानत जो कर्ज देंदगान के ज़रिए गलत बयानी के ज़रिए हासिल की गई हो या इसके इल्म और लेन देन के किसी बेअसर हिस्से के बारे में रजामंदी के साथ, वो गलत है। अब चीज़ ये है कि जो शोर्टी ज़ामन पढ़ रहा है उसको असल बात ही ना बताई जाए, उससे बस यूं गए स्टैम्प पेपर पे श्योरिटी की जगह पे सिग्नेचर ले ली, उसे पता ही नहीं है कि मुझसे ज़ामन किस चीज़ का, मुझे ज़ामन किस बात का डाला जा रहा है, मुझसे सिक्योरिटी या श्योरिटी किस चीज़ की ली जा रही है, उसको नॉलेज भी नहीं है। तो ऐसी बात जो है वो गलत है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। क्योंकि जब भी किसी को ज़मानत में डाला जाता है, सिक्योरिटी किसी से ली जाती है, श्योरिटी उसको रखा जाता है, तो सबसे पहले उसे समझाया जाए, बताया जाए, उसके बाद उसे उस चीज़ के लिए उसकी गारंटी जो है वो ली जाए। अब सेक्शन 143 कहते हैं गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट इनवैलिड एनी एग्रीमेंट एनी गारंटी which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid। ये भी वही बात आ गई कि उससे आपने इसकी गारंटी रखवा ली है, लेकिन भाईजान को पता ही नहीं है कि मुझे किस चीज़ में गारंटर रखा जा रहा है, और चुप करके जनाब आली उससे सिग्नेचर ली जा रही है, तो इसकी भी कोई जो है वो लीगल वैल्यू नहीं बनती। इसको जो है कुछ इलस्ट्रेशंस होनी चाहिए थी समझने के लिए। इलस्ट्रेशंस इसके अंदर हैं। 143 की जो हैं वो इलस्ट्रेशंस हैं कुछ, उसको हम देख लेते हैं तो बात ज़रा क्लियर हो जाएगी। A engages B as clerk to collect money for him. B fails to account for some of his receipts, and A is consequences calls upon him to furnish security for his duly accounting. C gave his guarantee for B's duly accounting. A does not acquaint C with B's previous conduct. B afterwards makes default, the guarantee is invalid। अब एक क्लर्क आपने पहले रखा हुआ है जो कि हराम पाइयाँ करके चला गया है, जो कि अकाउंट सारे डिस्टर्ब करके चला गया है। अभी आपने एक और क्लर्क रख लिया है अपनी कलेक्शन के लिए, और उसे आप गारंटी मांग रहे हैं, वो गारंटी भी आपको दे देता है, लेकिन वो गारंटी उसकी वैलिड रहेगी जब से वो आपके पास मुलाजम आया तब से लेकर के। उससे पहले की जो गड़बड़ी हुई है उसका वो ज़िम्मेदार नहीं है, ना वो उसका कोई रुपया धेला भर के देने का कोई ज़िम्मेदार है। इसका सेक्शन का कुछ लबलबा ये है। अब सेक्शन 144 पे हम आ जाते हैं। गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट ए क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट्स अंटिल को श्योरिटी ज्वाइंस, वेयर ए पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट द creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety. The guarantee is not valid if that other person does not join। बाज़ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके लिए इस तरह के मुआहदे किए जाते हैं। अब 141 की जहाँ तक हम बात करते हैं, 144 की 144 सेक्शन की,
तो मुआहदे पर इस बात की ज़मानत है कि कोई कर्ज देंदा इस बात तक इस पर अमल नहीं करेगा जब तक कि ज़मानियत में शामिल नहीं हो जाता। जहाँ को मुआहदा किसी मुआहदे पर इस बात की ज़मानत देता है कि जब तक कोई दूसरा शख्स इसमें शरीक ज़मानत के तौर पर शामिल नहीं होता। मतलब ये है कि शरीक ज़मानत की बात यह कि एक तो आपने ज़ामन ले लिया लेकिन फिर उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया हो कि उसका जो उसकी ज़मानत मशकूक हो जाती है, तो फिर दोबारा से उस ज़ामन के लिए भी ज़ामन लिया जाता है, या मैन ज़ामन उसे कर लिया जाए या कोई और ज़ामन ले लिया जाए तो ही उस मुआहदे को आगे कंटिन्यू रखा जाता है। जब एक फ़र्द का किसी दूसरे फ़र्द के ऊपर एतबार ना रहे तो इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। अब इसमें 145 कहता है 145 सेक्शन, implied promise to indemnity surety. In every contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but no sums which he has paid wrongfully. अगर दूसरा शख्स शामिल नहीं होता तो वो दुरुस्त नहीं। ज़मानत की ज़मानत अदा करने का मुतमन्नी वायदा, इसका मतलब ये होता है कि ज़मानत के हर मुआहदे में असल मकरूज़ के ज़रिए ज़मानत की ज़मानत दी जाती है, और ज़मानत इस बात की ज़मानत है कि इस ज़मानत के तहत जो भी रकम इसने अदा की है प्रिंसिपल मकरूज़ से वसूली के हकदार हैं, लेकिन कोई रकम नहीं जो उसने गलत तरीके से अदा की है। अब इसमें जो रॉन्गफुल पेड की बात कर रहे हैं, अब अगर कोई ज़मानत लेगा या ज़मानत की चेंजिंग करेगा तो वो उसको जो है उस तरीके से करेगा कि राइटली जो है एज़ पर एग्रीमेंट जो होगा उनका उसके तहत ही वो होगा। अब यहाँ पर फिर इंडेमनिटीफाई की बात हो रही है कि अगर कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है किसी से तो उसको कंपनसेट करने की बात हो रही है। कंपनसेट किया जाएगा, कोई भी उनमें से कंपनसेट करेगा। कौन करेगा? गारंटी ही करेगा, जो कि शोटी पड़ा होगा उसने उसको या तो ज़ामन ना पड़े कोई, या ज़ामन पड़ेगा तो उसको राइटली जो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा डियर स्टूडेंट्स कि इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं इनको आपने अपने तौर पे ज़रूर देखना है, क्योंकि इलस्ट्रेशंस देखने से ये होगा कि आपको जो है इस सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 146 कहता है कि द को-श्योरिटी इज़ लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली where two or more persons are co-sureties for the same debit or duty either jointly or severally, and whether under the same or different contracts, and whether with or without the knowledge of each other, the co-sureties in the absence of any conduct of the contrary are liable as between themselves to pay each an equal share of the whole debit or of part of it which remains unpaid by the principal debtor। अब दो को शेयर हैं, दो को शॉर्टीज़ हैं, अब लॉस हो गया है, अब शॉर्टीज़ ने पैसे भरने हैं जनाब, या जो भी है लाइबिलिटीज़ पूरी करनी है, तो वो ये नहीं है कि एक जो है एक भरेगा, नहीं, अगर दो हैं तो दोनों ने इक्वली भरना है। अगर उसमें से कुछ अमाउंट पेड हो गया हुआ है, बाकी अमाउंट रहता है तो उसको भी उन्होंने आधा आधा भरना है। इस तरह से अगर 2-3 शॉर्टीज़ हैं, अगर 4 शॉर्टीज़ हैं, 5 हैं, तो उनको वो इक्वली डिवाइड हो जाना है। ये नहीं है कि एक खलील रहमान पीरज़ादा शॉर्टी फंस गया है अब वो ही भरेगा सारे पैसे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जनाब वाली। अब आ जाते हैं सेक्शन 147 पे, लायबिलिटीज़ ऑफ को-श्योरिटीज़ बाउंड इन डिफरेंट सम। Co-sureties who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limits of their respective obligations permit। अब जितनी उनको, अगर 2 co-sureties हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितनी भी हैं, जिसके हिस्से में जितनी ओब्लिगेशन लिखी गई हैं, एक को ज़ामन लिया गया भाई अगर ये पैसे खा गया ना इसने दिए तो आप ज़ामन है, या फिर किसी ने कहा अगर इसने हमें जो है हमारा कार्ड ऑफ राइट चेंज करवा के हमारे नाम पे ना किया गया तो जनाब आप जो दूसरे श्योरिटी हैं आप इसके ज़ामन हैं। अगर मुझे कब्ज़ा ना मिला इस चीज़ का तो जनाब जो तीसरे श्योरिटी हैं आप उसके ज़ामन हैं। तो इस तरह से जिसकी जितनी ज़मानत दी जाएगी, ज़ामन होगा, वो उतना ही उसका अपना जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएगा।
ऐसे नहीं है कि एक ने पैसे देने हैं तो वो रिकॉर्ड ऑफ राइट भी वही चेंज करवा के दे, पोजीशन भी वही लेके दे। तो इस चीज़ को थोड़ी सी एक एग्जांपल में आप समझें। डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे आ जाता है चैप्टर 9 जो कि रिलेटेड है बेलमेंट से। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बेलमेंट का पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में निकालने की कोशिश करेंगे, एक नहीं तो 2 लेक्चर्स में। उसके बाद हम लगेंगे अपना सेल्स ऑफ गुड्स की बुक को, क्योंकि वो भी उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते होते हैं, आते होते हैं नहीं लेकिन आएंगे लाजमी। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया एग्ज़ाम्स में, तो आप जो है मेहरबानी करके स्टडी को जो अपनी को टाइम दें। और हम जितना करवा पा रहे हैं आपको बुक से, ये बुक आपके सामने ही है, तो यही है कि उसकी हम ट्रांसलेशन आपको करके दे रहे हैं और तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। आप उस चीज़ को देख लें, ज़्यादा जो कमेंट्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, इन चीज़ों को आप थोड़ा प्लीज़ देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप खुद से पेपर बनाएं, क्वेश्चन लिखें, जैसे बेलमेंट, बायलर एंड बेली डिफाइंड। ये अगर हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लिखें एक्सप्लेन द बेलमेंट, बेलर एंड बेली, तो उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क दें। क्वेश्चन मार्क दे के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जिसके अंदर आप थोड़ी सी इलस्ट्रेशन डालें, थोड़ी सी कमेंट्री में से ले लें, उसका सवाल भी खुद बनाएं, जवाब भी खुद बनाएं। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आप एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं तो आप इस तरह से मेहनत करें। मैंने ये बात एक दफ़ा क्लास में कही थी, तो मेरी बात को थोड़ा 1-2 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जोक में ले लिया था इस चीज़ को, लेकिन हमने इस तरह से मेहनतें की हुई हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस तरह से मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। कल को इसमें से बेलमेंट से मैं आज आपको बता देता हूँ 2 सवाल ज़रूर आएंगे बेलमेंट में। आप बेलमेंट का जो चैप्टर आप देख लें अच्छे तरीके से, मैं आपको कोशिश पूरी करूँगा कि कुछ आपको डिलीवर कर पाऊँ। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये आपके भी जो हैं पार्ट 2 का जो है ये, तो उसके अंदर आप मेहरबानी करें जो है क्वेश्चन बनाएं, खुद से क्वेश्चन बनाएं, उसको हल करें, मेहनत करें। जितना आप लिखेंगे, जितना लिखेंगे वो आपके लिए जो है बहुत बेहतरीन रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, और आप इंशाअल्लाह लज़ीम आपके सामने जब पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, तो आप उसको उड़ा के रख देंगे इंशाअल्लाह लज़ीम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।